डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने मिस्टर दीक्षित सर है और फिजिक्स की बहुत बड़ी फैकल्टीज है और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है और बहुत सारा गाइडेंस उन्होंने दिया है। दीक्षित सर की वैसे तो पहचान देने जाए तो बहुत कम है, बट बहुत सारी बुकों के रिव्यूज और उसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, दीक्षित सर को मैं इस तरह क्वेश्चंस करूंगी आज और उसका आंसर वो देंगे आपको। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मैं कुछ जानना चाहता हूं कि अभी 12th की एग्जाम आ रही है और 12th की एग्जाम में फिजिक्स सब्जेक्ट जो बच्चों को थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो बच्चों को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे वो अच्छे मार्क्स ला सके। दूसरी बात है कि नया पैटर्न भी आया है इस साल बोर्ड का, तो उसके हिसाब से देखने जाए तो बच्चों को कौन से चैप्टर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बहुत क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के माइंड में कि भी ये चैप्टर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और खास कर न्यूमेरिकल्स में बच्चे बहुत हैरान हो रहे हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बच्चों को प्रॉपर गाइड करो कि बच्चों को रियल में क्या करना चाहिए फिजिक्स में, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके और कम मेहनत से अच्छे मार्क्स ला सके। मैं कह रहा हूं स्मार्ट वर्क करके मार्क्स ला सके, मेहनत तो करनी पड़ती है बट स्मार्ट वर्क बच्चे मार्क्स ला सके। यस सर। यस सर, थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, देखिए फिजिक्स, पहले तो दिमाग में से ये निकाल दीजिए आप कि फिजिक्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से अगर अपनी डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है, रहता ही है हमेशा, और इसके जितना इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है अगर आप थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लो और समझने का ट्राई करो। ठीक है, पर अभी हमारा टारगेट है कि भाई अब जो एग्जाम आ रही है उसके अंदर हमें कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। दो तीन उसके मायने हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले, मुझे एक अच्छा सा स्टेटमेंट, एक वर्ड याद आ रहा है जिसको मैं बहुत बिलीव भी करता हूं और मानता हूं कि इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब हमें पहले प्लान तो करना पड़ेगा ना कि कैसे हम एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। अगर वो हम प्लान नहीं करेंगे तो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। कैसे प्लान करना चाहिए, जैसे आप कभी स्पोर्ट्स तो खेलते होंगे, कुछ ना कुछ क्रिकेट भी खेला होगा, कोई और स्पोर्ट्स भी खेला होगा। तो जब हम कहीं भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो पहले जानने का ट्राई करते हैं कि सामने की टीम में कौन है, कैसा खेलता है वो, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी भी डिसाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही यहां पर हमें करना है। सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि भाई जो अपना बोर्ड का पेपर आने वाला है उसका स्कीम क्या है, चैप्टर में वेटेज क्या है, कौन कौन से चैप्टर में किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये अगर हमें पता है तो हम उसके बेस के ऊपर अच्छे से प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स है भाई? टोटल फिजिक्स के अंदर पर्टिकुलरली अपने पास टोटल कुल मिला के 14 चैप्टर्स है। ये सारे 14 चैप्टर्स को हमने कुल मिला के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। हम 4 यूनिट बनाए हैं। हर एक यूनिट का वेटेज है 25 मार्क्स, इंक्लूडिंग पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ। पार्ट ए मींस एमसीक्यूज, पार्ट बी मींस डिस्क्रिप्टिव पार्ट। दोनों मिला के हर एक यूनिट का 25 मार्क्स का वेटेज है। जो डिवाइडेशन इस तरह से है कि सपोज यूनिट नंबर 1 में लेता हूं तो यूनिट नंबर 1 में आते हैं चैप्टर कौन कौन से भाई? तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। देन आता है यूनिट नंबर 2 जिसमें इंक्लूड होते हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7। ये चैप्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। इस तरह से हमने कुल मिला के 4 यूनिट बनाए हुए हैं। इसके बाद का यूनिट, यूनिट नंबर 3, ये सेकंड बुक हो गई। उसमें एक चैप्टर है फर्स्ट बुक का 8, 9, 10, 11 एंड चौथा यूनिट जो बनता है वो अगेन 3 चैप्टर का है 12, 13 एंड 14। कुल मिला के इस तरह से हमारे 14 चैप्टर्स को हमने 4 यूनिट्स में बांटा है। हर एक यूनिट का वेटेज है 25 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी हर एक चैप्टर का हर एक टीचर अपने हिसाब से वेटेज तय करता है। अगर आपने कहीं पढ़ा हो, कोई बुक्स में, कहीं कोई पब्लिशर्स की बुक्स में, कहीं भी
कि भाई पहले चैप्टर का वेटेज इतने मार्क्स, दूसरे चैप्टर सॉरी टू इंटरप्ट सर, बीच में बोलना चाहूंगा। तो आपने जो वर्ड बोला कि सर हर टीचर अपने हिसाब से वेटेज डिसाइड करता है, तो चैप्टर का वेटेज डिसाइड होता है बट पेपर स्टडी डिसाइड नहीं होती, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मैं वही क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं कि पहले यूनिट में सपोज 3 चैप्टर है, उसका वेटेज है 25 मार्क्स। अब मैं पेपर सेट करने बैठा हूं, मुझे ऐसा हुआ कि भाई मैं चैप्टर 1 में से पूरा 25 मार्क पूछूंगा, चैप्टर 2 और 3 में से कुछ नहीं पूछूंगा, तो वो हो सकता है, वो हो सकता है। ऐसा करेगा नहीं कोई, पर ऐसा रूल नहीं है कि ये चैप्टर में से इतने ही मार्क्स का पूछना है। जो कुछ भी गवर्नमेंट ने अपने मॉडल पेपर प्रोड्यूस किया हुआ है, दिया हुआ है हमें, उसमें हम देखेंगे तो करीबन करीबन उसके हिसाब से पेपर होना चाहिए। पर रूल नहीं है कि एग्जैक्टली पहले चैप्टर में मॉडल पेपर में 5 मार्क का वेटेज है तो इसका 5 का ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो 1-2 मार्क आगे पीछे हो सकते हैं, तो अपने उसके ऊपर रिलाई कभी नहीं करना है कि भाई ये चैप्टर में से इतने मार्क का क्वेश्चन आएगा या ये चैप्टर का वेटेज इतना ही रहेगा, ऐसा रिलाई नहीं करना है। वो पर्सन टू पर्सन पेपर सेटर के हिसाब से वेराई हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब तो 25 मार्क फिक्स है कि पहले यूनिट से 25 मार्क का पूछना है, वो फिक्स है। कौन से चैप्टर में किसका कितना मार्क वो तय नहीं होगा। डन, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी चीज, अपना जो पेपर है आपको मालूम है 50 मार्क्स एमसीक्यू है और 50 मार्क डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हमारे पास अब जनरल ऑप्शंस है। जनरल ऑप्शन से आपको मालूम है, जनरल ऑप्शंस का मतलब है जब 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अब मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहा हूं, राइट। एमसीक्यूज तो 50 लेने हैं, कंपलसरी है, उसमें कोई और फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। यहां पर इसका मतलब ये है कि बच्चों को एमसीक्यू के लिए सारे चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। यस, तो सारे चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन है 4 ABCD, एक एमसीक्यू का, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है सर। ठीक है, 2 मार्क्स का जो चैप्टर है वेटेज है, उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? कुल मिला के 12 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको आंसर कितने के देने हैं? 8 के आंसर देने हैं। 12 क्वेश्चन में से 8 के आंसर्स आपको देने हैं। वैसे 3 मार्क्स में देखेंगे तो कुल मिला के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको आंसर देने हैं 6 के। और ऐसे 4 मार्क्स में जो आएगा, कुल मिला के 6 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको आंसर देने हैं 4 के। ये सब बात करीबन आप जानते होंगे। जो एग्जाम के लिए थोड़ा भी प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा सिंसियरिटी है, तो आपको ये मालूम होगा, ये नई बात नहीं है। फिर भी एक बार मैंने इसको आपको बताया, ठीक है। अब प्रिपरेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन से। कि पास होना है सबसे पहला टारगेट अपना, कि भाई कैसे भी करके सर हम 40 मार्क 45 मार्क से पास हो जाए। वो कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए 2 तरीके हैं। आप ये प्लानिंग करो, भाई कम से कम आप एमसीक्यू के लिए 20 से 25 मार्क स्कोर कर सको, उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब जो बाकी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसके लिए सर ने अभी पूछा था मुझे, बच्चों को न्यूमेरिकल्स में सम्स में बहुत मुश्किल आती है कई बार। चलो आज अपने थोड़ा सा उसके लिए गणित कर लेते हैं, कुछ इसका कुछ कैलकुलेशन करते हैं। मालूम है आपको, अपनी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज मिला के दोनों बुक के कुल कितने सम्स हैं? आपने नहीं गिने होंगे शायद। कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 257 सम्स है, 257, ठीक है। छोटा सा गणित करते हैं। ये जो बात है ना, बहुत कम लोगों को मालूम है कितने सम्स होंगे। ओके, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन फॉर दैट। ठीक है, चलो अभी देखते हैं हम नॉर्मली क्या होगा बच्चों। मैंने बताया 257 सम्स है। चलो कोई सम बड़ा होगा, कोई छोटा भी होगा। ऑन एन एवरेज एक सम गिनने में कितना टाइम आपको लगेगा? गिनने में मतलब प्रिपेयर करने में, घर से उसको याद करना है अगर घर पे बैठ के, तो कितने टाइम में आप एक सम प्रिपेयर कर सकते हो? एवरेज 10 मिनट, ठीक है सर। 10 मिनट में कर सकता है बच्चा सम। कोई छोटा सा सम होगा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाला, तो 1 मिनट में हो जाएगा। कोई बड़ा सम आ जाएगा तो 10 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं। एवरेज 10 मिनट।
तो अब 10 मिनट पकड़ के चले तो टोटल टाइम कितना लगा? 2570 मिनट लगेगा उसको। ठीक है, 2570 मिनट। तो आवर्स कितने होंगे भाई? देखो सम गिन रहे हैं हम, ये भी सम है, कहां डिफिकल्ट है। तो भाई 2570 डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपको आवर्स मिलेंगे, जो करीबन 43 आवर्स होंगे। 42 पॉइंट समथिंग आएगा नंबर, आप गिन सकते हो फिर। ठीक है, तो नियरली 43 आवर्स। अब कितने दिन बाकी बचे हैं बोर्ड एग्जाम में? आज से गिनना शुरू कर ले, तो आप गिन लो, जब आप वीडियो देख रहे हो तब से गिन लो, नो प्रॉब्लम। आपको सिर्फ 43 आवर्स सम्स के लिए कंज्यूम करने हैं। अगर आप मान लेते हैं भाई 43 डेज बाकी है अभी, तो हर रोज का 1 घंटा। अगर मान लो कि भाई आधे ही दिन बचे, उसमें 20 या 22 दिन बचे हैं एग्जाम में, तो हर रोज के 2 घंटे निकाल लो। सिर्फ 1 या 2 घंटे फिजिक्स प्रिपेयर करो। अब कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे बोर्ड के पेपर में? हाँ, पेपर तो जो निकालेगा उसको एग्जैक्ट मालूम होगा, और हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कितने न्यूमेरिकल्स एवरेज आने चाहिए लास्ट कितने सालों से जो हो रहा है पेपर सेट, उसके हिसाब से। तो वी एक्सपेक्ट अबाउट 30 to 34 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, जो आप लिख सको वैसे। जनरल ऑप्शन है, पूरा जो पेपर है आपका 75 मार्क्स का बनता है, आपको 50 मार्क अटेन करना है, उसमें से आपको 30 से 34 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अब आपने अगर हर रोज 1 या 2 घंटा फिजिक्स पढ़ा है, तो ये 34 मार्क्स में से आप कितने लाओगे? सोच लो। मैं तो मानता हूं कि न्यूमेरिकल्स अगर अच्छे से लिखते हो आप, टेक्स्ट बुक के ही जनरली पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, थोड़े बहुत नंबर आगे पीछे होंगे डिजिट्स में, बाकी कुछ बहुत नया न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर भी क्या आप ये 34 मार्क्स में से 25 to 27 मार्क्स नहीं ला सकते हो? 34 में से 1-2 सम नहीं आया मान लो, तो भी 25 से 27 मार्क्स तो ला ही सकते हो आप। तो खत्म हो गई ना बात पास होने की। तो यहां पर 25 मार्क आए, 2-4-5 मार्क कुछ थियरी में लाओ, 2-5 मार्क एमसीक्यू में लाओ, तो भी 40 मार्क हो गए। तो फिजिक्स में पास होना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप बता दो मुझे कोई और सब्जेक्ट में कि सिर्फ 43 आवर्स पढ़ के आप गारंटी के साथ बोलोगे मैं पास हो जाऊंगा? फिजिक्स में बोल सकते हो आप। इतने ही घंटे पढ़ने के बाद भी आपके पास चांस है कि आप अच्छे से पास हो जाओ। ठीक है, ये तो बात हो गई न्यूमेरिकल्स की। 10 मिनट मैंने एवरेज बोला है, शायद उससे भी कम टाइम लगे आपको, रिवीजन के साथ हो जाएगा इतने टाइम में। तो एकदम सिंपल बात है ये। तो ये ध्यान करो, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। हाँ, जिसको सिर्फ पास नहीं होना है, स्कोर करना है, तो स्कोर करने के लिए भी ये बेटर है। क्यों भाई? तो न्यूमेरिकल्स में अगर आपने अच्छे से न्यूमेरिकल गिना है तो पूरे मार्क्स तो मिल सकते हैं ना। आपको मालूम ही है क्या आंसर लाना है, आपने अच्छे से गिना है, तो कहां मार्क कट होने के चांसेस रहेंगे? ऑलमोस्ट नील। तो आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसमें 34 आउट ऑफ 34। सर, आई काइंडली रिक्वेस्ट, वैसे बच्चों को न्यूमेरिकल्स हार्ड बहुत लगते हैं। आपने बोला कि 43 आवर्स में हो जाएंगे, आई एम एग्री विद दैट, हो ही जाते हैं। बट बच्चे इतने घबराते क्यों है न्यूमेरिकल से? इसका रीजन क्या होता है? इसमें क्या होता है सर, बेसिकली न्यूमेरिकल्स बच्चे रटने जाते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, आप पहले कंसेप्ट समझो। सबसे पहले न्यूमेरिकल कोई भी आप स्टार्ट करते हो ना, 2 तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक कंसेप्चुअल, जो कि आपको रीजनिंग करना है, उसमें कॉजेस दिखाने हैं, भाई ऐसा क्यों हुआ, एक्सप्लेनेशन टाइप, जिसको हम कभी, जो नई इस बार पैटर्न शुरू होने जा रही है केस स्टडी, उस तरह के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। या दूसरा है जो सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करनी है आपको कि कौन सी फॉर्मूला आएगी, उसमें सब्स्टिट्यूशन करना है और आंसर लाना है। उसमें जो ये सेकंड टाइप वाला जो है ना, उसमें तो आपको सबसे पहले जो आपको डेटा दिया है ना, पहले लिखना शुरू करो, भाई ये क्वांटिटी इतनी है, ये क्वांटिटी इतनी, लिस्ट बनाओ और क्या फाइंड करना है वो लिख लो नीचे क्वेश्चन मार्क। अब क्या करोगे, जो क्वांटिटी आपके सामने लिस्ट बन गई उसके ऊपर से आपको खुद ब खुद फॉर्मूला याद आएगा। इसके ऊपर से खुद आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, अरे ये फॉर्मूला तो जाना पहचाना है। चलो छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि मान लो एक अपना चैप्टर नंबर 11 है।
11 चैप्टर के अंदर सपोज आपको दिया हुआ है कि भाई इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है कुछ नैनोमीटर, ऐसी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है आपको। फिर आपको दिया गया है कि भाई वर्क फंक्शन है कितना, वो भी दे दिया आपको। और अब आपको पूछा गया कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा। तो आप इसके ऊपर से याद करो फॉर्मूला कौन सी आएगी भाई। तो सिंपल फॉर्मूला है आइंस्टाइन्स h न्यू माइनस फाइव जीरो इज इक्वल टू ईवी जीरो। ये क्वांटिटी पर से आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। अगर डेटा लिखा ना शुरू में तो आपको रिकॉल कर पाओगे कि हाँ ये फॉर्मूला आनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट करो और आंसर ले आओ, खत्म हो गई बात। मान लो शायद आपको कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर भी अपनी मार्किंग जो स्कीम होती है, जिस तरह से पेपर चेकिंग होता है, आपने फॉर्मूला भी लिखा ना तो उसका भी वेटेज है, आपको मार्क फॉर्मूला के भी मिलेंगे। हाँ डेटा लिखने का मार्क्स नहीं है पर फॉर्मूला लिखने पर मार्क्स तो मिलेंगे। तो आप छोड़ो मत, कम से कम फॉर्मूला तो लिखो, ठीक है। और जो स्कीम केस स्टडी जो होते हैं वो तो उससे भी इजी है। अगर आपने सब्जेक्ट थोड़ा सा समझा हुआ है तो आप रीजन देके उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। और अपने टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे सम्स हैं, केस स्टडी वाले सम्स हैं, इलस्ट्रेशन में भी है, एक्सरसाइज में भी है। वो अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको 5-7 एमसीक्यू भी उसमें से मिल सकते हैं। केस स्टडी वाले जो सम्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ सम्स है, उसमें से एमसीक्यू में भी आपको फायदा होगा। ठीक है सर, सही होगा। ओके, अब ये तो हो गई सम्स के ऊपर प्रोजेक्ट करने की बात, फोकस करने की बात कि कैसे हम सम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो अपने को फायदा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बात। अब अगर 2-4 छोटे छोटे ऐसे टॉपिक मैं बताऊं आपको कि जिसके ऊपर थोड़ा हार्ड वर्क करो तो आपको 2-5 मार्क कहीं से भी मिल सकते हैं। जैसे कि ज्यादातर देखा गया है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका डाइपोल वाला आएगा। जो डाइपोल वाले थियरीज है चैप्टर नंबर 1 में है, 2 में है, 4 है, 5 है। डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों आ गया। डाइपोल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, टॉर्क है, बहुत कुछ है। पर ऐसे कुल मिला के आप गिनो तो 12-15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है डाइपोल्स के। उसमें से एक आध तो आएगा। हर बार डाइपोल में से कोई ना कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता ही है। तो डाइपोल के क्वेश्चंस कर लो, 2 मार्क, 3 मार्क या 4 मार्क, कहीं पर भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये आप ऐसा बाइफरकेट कर लो। दूसरा एक करीबन ऐसा देखा है हमने कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब तफावत आपो दोनों के बीच का, लाइक पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऐसा कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आप लिस्ट बनाओ कितने क्वेश्चन हैं ऐसे, कुल मिला के पूरे बुक में अपने 10-12 क्वेश्चन है जो इजीली डिस्टिंग्विश के बेस पे पूछ सकते हैं। राइट डाउन डिफरेंसेस, ऐसे वो कर लो तो मेरे ख्याल से आपको करीबन 5 से 6 मार्क की थियरी मिल जाएगी इतने ही क्वेश्चन करने से। इतने ही क्वेश्चन करने से 5 से, ये 34 तो है, न्यूमेरिकल्स तो है, तो हो गया वो तो। उसके अलावा आपको 5-6 मार्क की थियरी सिर्फ ये 20-22 क्वेश्चन करने से मिल जाएगी। कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस? डाइपोल वाले क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ दूसरा कौन सा? डिफरेंसेस वाला। चलो मोटा मोटा 2-4 बोल देता हूं मैं, कौन कौन से डिफरेंसेस होंगे, कैसे हो सकते हैं। भाई कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल हो सकता है इजीली, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर वाला होता है, इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन का डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं, लेंस मिरर का डिफरेंस पूछ सकते हैं, 2 लेंसेस का डिफरेंस कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, या 2 मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये सारे डिफरेंसेस है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का डिफरेंस हो सकता है। देखो छोटे छोटे बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है ये सब। कैसे सिंपली डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हो उसको, राइट। तो ये थोड़ा अपने दिमाग में रखो कि हाँ इतने इतने क्वेश्चंस हम पहले से, देखो पेपर आप निकालने जाने वाले हो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कौन निकालेगा नहीं मालूम है, तो हम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना पहले से एडवांस में। पर हाँ हम थोड़ा बहुत साइंस के स्टूडेंट से तो समझ के पुराने पेपर्स को एनालाइज करके ऐसा कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए।
एक और बात, बहुत बार हमने देखा है पेपर चेक करते तभी भी आपका प्रेजेंटेशन, स्पेशली डायग्राम्स, इतने छोटे छोटे डायग्राम्स कहीं जहां जगह मिल गई कहीं कहीं बना दी, ऐसा मत करो। आपके पास बोर्ड में कितने पेजेस लिखने हैं उसका कोई रूल है कि मिनिमम इतने पेज लिखने हैं या मैक्सिमम इतने लिखने हैं? कोई रूल नहीं है। तो आप क्यों ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स कहीं कहीं बना देते हो? अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। जो क्वेश्चन में डायग्राम है उसमें उसका अलग से मार्क का वेटेज भी है। मान लेते हो कि भाई शायद आपको थियरी याद नहीं आ रही है पर डायग्राम याद है, तो कम से कम डायग्राम ड्रॉ करो, कुछ तो मार्क्स मिल सकता है आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हम अभी जो बात कर रहे हैं पासिंग मिनिमम, कैसे हम पहले 33 तक पहुंचे, फिर कैसे 40 जाए, कैसे 50 क्रॉस करे, धीरे 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 ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। राइट, ठीक है सर, ओके। अब अगर आपको स्कोर करना है, अब 90 की बात कर रहे हैं हम, 80 90 के अब जाना है मार्क्स, सब प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो तो सीधी सी बात है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये इतना इतना कर लूं, तो वो तो ट्रायल एंड एरर जैसा हुआ, फिर लक काम कर गया तो हो गया, वरना नहीं। तो उसमें हम ट्राई नहीं कर सकते हैं, लक ट्राई नहीं कर सकते हम। तो क्या करेंगे, कौन कौन सी बातें का ध्यान रखना है हमें? क्योंकि हमने देखा है कई बार कि भाई बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हुए भी थियरी पोर्शन में 50 में से बहुत बढ़िया पेपर लिखा है, पर छोटे मोटे कोई कोई जगह पर 2 3 4 मार्क कट हो जाते हैं। जो 50 में से 49 50 तक जा सकता था, उसके बदले वो 44 45 पे अटक जाता है। तो कहां मार्क जाते हैं ये, कौन कौन सी जगह पर जाते हैं? सबसे पहला डायग्राम, क्योंकि कोई भी टीचर पेपर चेक करेगा पहली नजर उसकी डायग्राम पे जाएगी, तो पहले उसको ध्यान करो कि हाँ ये डायग्राम तो अपना परफेक्ट होना ही चाहिए। दूसरी चीज, आप जब कोई भी न्यूमेरिकल गिनते हो, जितनी क्वांटिटीज फाइंड करते हो, विदाउट फेल हर एक जगह पर यूनिट, जहां जहां यूनिट है यूनिट लिखो, सही यूनिट लिखो। यूनिट लिखना भूल जाते हैं कई बार, नंबर आ गया, फिगर आ गई, आंसर हो गया, फाइन, पर यूनिट नहीं लिखा है, मार्क चला गया। वो मत भूलो कि यूनिट लिखना है हर जगह पर, वो भूलना नहीं है। तीसरा, थियरी लिखी है आपने, कोई डिस्क्रिप्टिव थियरी है पूरी, आप थियरी पूरी लिखोगे और होगा ऐसा कि बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं पूरी थियरी में। अब आपने पूरी थियरी जो लिखी है वो हाईलाइट करो। कोई भी ऐसी थियरी है जिसके 4 पॉइंट सपोज आपने लिखे हैं, तो 4 पॉइंट 4 पैराग्राफ मतलब कि आपने लिखे हैं, तो उसमें वो पैराग्राफ का मेन पॉइंट क्या है उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करके दिखाओ। तो जब पेपर चेक करेगा कोई भी, तो उनको दिखेगा कि हाँ ये पॉइंट उसने डिस्क्राइब किया है, ये पॉइंट डिस्क्राइब किया है। उनको पता चलेगा कि हाँ जो 4 पॉइंट हमें चाहिए थे वो चारों पॉइंट उसने डिस्क्राइब किए हैं। वो फटाफट से उसको चेक करेगा, रीड करेंगे पेपर चेकर अपने, और आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। अगर हम जो पेपर चेक करेंगे उनको ये दिखेगा नहीं, तो हम ढूंढने जाएंगे भाई क्या लिखा है, कितना लिखा है, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, टाइम ज्यादा जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आप उनको हाईलाइट करवाओ कि भाई हाँ ये पॉइंट मैंने लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो आप उसको इजीली स्कोर करवा सकते हो। आपको फायदा मिलेगा इसका। कहीं कोई छोटी सी गलती रह गई है अगर, तो शायद पेपर चेकर उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। आप उसको हाईलाइट करो। आपने जो लिखा है वो, आपके पास कलरिंग पेन तो अलाउड नहीं है, तो पेंसिल है, पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो आप। अच्छा, ब्लू कलर की पेन तो अलाउड है, और आपको मालूम है ब्लू कलर में भी थोड़ी डार्क थोड़ी लाइट ऐसी पेन हो सकती है, तो आप जो पेन से पेपर लिखते हो उसके अलावा थोड़ा सा अलग शेड वाला ब्लू कलर है आपका, उससे हाईलाइट कर लो, तो तुरंत फर्क पड़ेगा। अच्छा, थियरीज में आप लोगों को करीबन सबको आदत होगी, भाई इक्वेशन आया तो इक्वेशन को आपने स्क्वायर बना दिया। मैं थोड़ा सा अलग से बोलता हूं, ये स्क्वायर तो सब बनाते हैं ना, हम क्यों स्क्वायर बनाए? इसके बदले हम ऐसा कर नहीं सकते जिससे कि आपका पेपर थोड़ा अलग दिखेगा भी? यूं करो ना भाई, ऐसा करो, टाइम भी कम जाएगा स्क्वायर ड्रॉ करने में, क्योंकि कई बार क्या होता है स्क्वायर हम स्केल से बनाने जाएंगे, टाइम लगेगा, स्क्वायर से स्केल से नहीं बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा नहीं, तो ऐसा ही बना दो सीधा, टाइम भी कम जाएगा, फटाफट खत्म, आगे बढ़ो।
ये सब बातें कब की है? अगर पेपर आपने सही लिखा है तब। पूरा डेकोरेशन किया है पर अंदर सही कुछ नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है। ये बात हो रही है सही के बाद अच्छा लिखने की, तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारा गाइडेंस बच्चों को दिया, पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं आपका, कि अभी बच्चों को एक कंफ्यूज मिला आंसर। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आंसर नहीं मिला मुझे कि सर कौन से चैप्टर बच्चों को करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सी बातें मार्केट में होती है और बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, राइट। कहीं कहीं भी वीडियो सुनते हैं, आपको फैकल्टीज बताती है कि ये चैप्टर मत करो, ये करो, ये ना करो, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सर। तो आई काइंडली कुछ ऐसा कुछ है कि बच्चों को चैप्टर नहीं करने चाहिए या करने चाहिए, कि कोई कॉमन बच्चा है जो होशियार वालों का सब करना पड़ता है, पर कोई बच्चे इतने चैप्टर ओमिट करे तो बच्चे को थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए, खास करके बी पार्ट में। तो ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हो। ये सर, मैंने ना अभी एक चीज बोली कि पेपर सेट जो करेंगे, किसने किया है किसी को मालूम नहीं है और होने वाला भी नहीं है। बच्चे खुद पेपर सेट कर नहीं सकते हैं। और जो मार्क डिवाइडेशन है उसमें चैप्टर का वेटेज फिक्स नहीं है। एक रूमर चलती है मार्केट में, बहुत सालों से हमने सुना है ये ब्लूप्रिंट है पेपर की, बोर्ड की ये ब्लूप्रिंट है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मैं पेपर सेट करूंगा तो मेरी ब्लूप्रिंट होगी, जो पेपर सेट करेगा उसकी खुद की ब्लूप्रिंट होती है, पेपर की ब्लूप्रिंट होती है। निकलने वाले पेपर की पहले से ब्लूप्रिंट डिसाइड नहीं हो जाती कि आपको यही पेपर निकालना है, ऐसा नहीं होता है। तो आप पहले से ये डिसाइड मत कर लो। जिसको सिर्फ मतलब 100% जिसको पास होना ही है, तो आप ये मत सोचो कि भाई मैं इतना आईएमपी कर लूं या ये चैप्टर सिर्फ कर लूं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। सब नहीं कर सकते हो तो जितने ज्यादा चैप्टर्स कर सकते हो न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करो। एक आध चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, जैसे 9th चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल्स है, कुल मिला के उसका नंबर देखने जाएंगे तो 40 के नजदीक नजदीक उसमें है। ऐसा कोई एक आध चैप्टर आपको टफ है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। बड़ा ऐसा कोई एक चैप्टर वो आप मत करो, थोड़ा रिस्क रहेगा पर वो आप छोड़ सकते हो। पर मेरा एडवाइस ऐसा है कि कोई एक सेक्शन आप पकड़ो और उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। हाँ, जो यूनिट वाइज मैंने बोला अभी 3-3, 4-4 चैप्टर के यूनिट्स है, उसमें से शायद एक आध कोई चैप्टर आपने नहीं किया है, रिस्की है थोड़ा, पर कुछ ना करो उससे बेटर है कि कुछ करो। तो आप एक आध चैप्टर शायद उसमें से छोड़ दो यूनिट में से, तो चल सकता है, पर रिस्की तो रहेगा। गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ ये तो हो ही जाएगा इस तरह से, ऐसा नहीं बोल सकते, वो कहना मुश्किल है। एंड सर लास्ट क्वेश्चन फॉर 1 मिनट। बच्चों का सबसे बड़ा जो टेंशन वाली बात होती है साइंस और बच्चों के लिए, JEE एंड नीट। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट में बच्चों को JEE नीट के लिए कुछ टिप्स अगर आप देना चाहे तो आप शॉर्ट में क्या क्या दे सकते हो। वैसे JEE नीट करीबन आपने सुना है, हम JEE का लेक्चर, JEE नीट का लेक्चर ले रहे हैं, हम JEE नीट का लेक्चर ले रहे हैं, ऐसा हमने बहुत बार सुना है, पर बिल्कुल गलत है। आप ये, मैं अपनी राय दे रहा हूं, अपनी पर्सनल। कोई बात नहीं। आप JEE नीट को थोड़ा पढ़ा सकते हो साथ में, पर प्रिपरेशन जो मेथड है JEE के MCQ डेप्थ की लेवल और नीट की बिल्कुल अलग है। तो साथ में तो पहले नहीं कह सकते हम कि JEE में ऐसा कर लो या नीट में, दोनों में कॉमन नहीं बात हो सकती है। सर एक बात मैं पूछता हूं कि अगर बच्चे हमारे टेक्स्ट बुक 11-12 की 100% 2-3 बार रिफर करें तो क्या वो JEE नीट आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नीट के लिए तो बहुत फायदा होगा, नीट के लिए फॉर श्योर उनको काफी फायदा होगा। मेरे मानने के हिसाब से मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि उसको करीबन 30%, 40% तक कई बार टेक्स्ट बुक में से मिल जाएंगे नीट में क्वेश्चन। सीधे मैं सीधे की बात करूं, वैसे तो सब टेक्स्ट बुक बेस्ड ही है, पर सीधे टेक्स्ट बुक की लाइन से उठाए हुए क्वेश्चन 35-40% तक नीट में मिल सकते हैं। JEE में ऐसे चांसेस कम है। JEE में आपको अच्छे से प्रिपेयर डिटेल में करना पड़ता है। सर वैसे तो JEE और नीट का जो कोर्स होता है, सिलेबस होता है, वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही होता है, तो बच्चों को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए
चलो कंसेप्ट 11th के हैं कि 10th के 12th के ही आने वाले हैं, 10th 9 में भी उनके कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो टेक्स्ट बुक अगर करते हैं प्रॉपरली 100% वो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सब करते हैं तो उनको ये बाहर की बातें क्यों करनी पड़ती है, बच्चों को बाहर मटेरियल्स यहाँ से ला के करना पड़ता है, वो क्यों करना पड़ता है? बहुत सिंपल सी बात बोलूं मैं, एक अपने पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं जाते, उसमें एजुकेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, अपने दूसरे पॉलिटिक्स नहीं। पर सिंपल, आपने अगर ड्राइविंग सीखा है, आप कोई ड्राइविंग स्कूल में गए, कोई ने बिठाया, आपको सिखा दिया, ड्राइविंग करना कर लिया, चालू कर दिया, आप बोल दिया कि हाँ मुझे आ गया, फिर एक्सीडेंट क्यों होते हैं? गलती नहीं है फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं? सीधी बात है कि जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं वो टेक्स्ट बुक हमने समझ ली है, पर अप्लाई करना अलग बात है। जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। ड्राइविंग मैं बोल दूं कि भाई ऐसे ऐसे स्टीयरिंग पकड़ना है, यूं घुमाना है, ये है, सब बोल दिया मैंने, और जब तक आप ड्राइविंग नहीं करोगे और वो भी अपने ट्रैफिक में, तब तक आपको पता नहीं चलने वाला है कि कैसे ड्राइविंग करना है। सेम एज अपने जो टेक्स्ट बुक के ही कंसेप्ट है सब, और उसको जब अप्लाई करने की बात है तो एक ही कंसेप्ट आप अलग अलग 5 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। वो कौन कौन से तरीके हैं, या तो हमें खुद सोचने पड़ेंगे या उसके लिए रेफरेंस पकड़नी पड़ेगी कोई। इसलिए हमें मटेरियल्स करने पड़ते हैं ज्यादा सॉल्व, कि भाई हाँ ये अलग अलग एक ही फॉर्मूला को अलग अलग किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई अपनी रूटीन लाइफ में से एग्जांपल उठा के लेना है तो उसमें ये फॉर्मूला कहां फिट होगी, उसके लिए मटेरियल्स करने पड़ते हैं ज्यादा हमें। दैट मींस कि बच्चे टेक्स्ट बुक करते हैं तो बच्चों को एडवांटेज होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जरूर होगा। क्योंकि इसमें एक बात सर मेरी एक फीलिंग्स ये है कि जब बड़े शहर जो होते हैं अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत या राजकोट, तो चलो बच्चे फी अफोर्ड कर सकते हैं कि यार कोचिंग क्लास की फैसिलिटीज भी मिलती है। बट छोटे छोटे गांव हैं जहां बच्चे साइंस में पढ़ते हैं तो वहां पे बच्चों को मटेरियल्स और सब कुछ नहीं मिलता है, वो कोचिंग क्लास की फैसिलिटीज भी नहीं होती है। अगर होती है तो बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते फीस को, राइट? तो अगर वो टेक्स्ट बुक करे तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलनी चाहिए, ऐसा एक मेरा पर्सनल इंटेंशन है कि खास करके जो बच्चे नहीं आ सकते गांव शहरों में और पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आपको लास्ट में ऐसा दो कि बच्चों को कम से कम एक्सपेंस में अच्छी तरह से जीडब्ल्यू नीट क्रैक कर पाए सर। यस सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। ये आप स्टूडेंट ओरिएंटेड आपकी बात है, बिल्कुल भी है, बहुत अच्छी बात है। देखो एक दो चीज मैं बता सकता हूं। एक, अपने गुजरात टेक्स्ट बुक बोर्ड, मतलब अपने गुजरात गवर्नमेंट से जो पब्लिश होता है, जेडबल नीट के लिए एक स्पेशल बुक पब्लिश हो चुकी है, कुछ साल हो चुके हैं उसको तो पब्लिश हुए भी। शायद मार्केट में बच्चा हार्ड कॉपी कहां ढूंढने जाएगा, पर अपनी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक की जो वेबसाइट है गुजरात टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके ऊपर हर एक सब्जेक्ट की दोनों लैंग्वेज में, दोनों मतलब गुजराती इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये बुक्स अवेलेबल है। आप उसको सीधा डाउनलोड कर लो, और वो बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने मिलकर उसको कंसाइज में बनाया है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बुक्स नहीं बनाई है, 11-12 मिला के कुछ 1000 पेज भी हो रहे होंगे बस। उसके अंदर अंदर अच्छा सा फ्रेम किया हुआ है बुक को, वो बुक आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोडिंग तो डेटा के अलावा कोई खर्चा नहीं है, उस पर से सीधा बच्चा पढ़ सकता है, कोई खास उसमें एक्सपेंस नहीं होगा उसका। और दूसरा, गवर्नमेंट में अपनी शिक्षण डिपार्टमेंट जो अपना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमने वहां पर जो एक्सपीरियंस टीचर्स है हम लोग जो भी, वो पूरा रिकॉर्डिंग किया हुआ है जेडबल नीट के लेक्चर्स का, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और अपनी गवर्नमेंट की जो चैनल है वंदे गुजरात, उस पर भी वो रूटीन में टेलीकास्ट होता है। सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, जेडबल नीट के लेक्चर्स भी हो रहे हैं, और उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। गुजरात जीएसएसबी बोर्ड अपनी जो साइट है उसको सर्च करके आप फाइंड कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। आप ये पूरा अच्छे से समझ सकते हो, गुजरात के अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचर्स ने इसमें रिकॉर्डिंग करवाया हुआ है। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा सर बच्चों के लिए, और एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि अब मोबाइल तो हर एक घर में है करीबन, तो ये बहुत इजी हो जाएगा बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत थैंक। मुझे यही एक बच्चों से एक फीलिंग होती है कि बच्चे पढ़ने चाहिए। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच सर कि आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया बच्चों को। तो अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, आपने जो लिंक बोली अगर आप दे सकते हो
तो आप लिंक दे देना, तो मैं बच्चों को शेयर कर दूंगा, तो बच्चों के लिए बहुत फायदेबल होगा। मैं सर ओरली उसमें बहुत सारे अलग अलग लिंक है, चैप्टर वाइज है, 11 वाइज स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड वाइज है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों को भी ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग ऑल द एग्जाम्स। आप अच्छे से परफॉर्म करो, बढ़िया सा परफॉर्म करो, क्रैक कर दो, बस अपने गुजरात वाले आगे निकल जाने चाहिए। इस बच्चे मेरे ख्याल से अब आपको फिजिक्स में कोई डाउट नहीं होने चाहिए, और आप फिजिक्स में 100 में 100 मार्क्स आप ला सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस मुझे है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।